हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो आज हम वही टेस्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। इकोनॉमी के टेस्ट है और होपफुली आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी के टेस्ट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी समझाते जा रही हूँ, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बजट भी है इकॉनमी के साथ साथ, तो हमारे मोस्टली जो कॉन्सेप्ट और बजट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में जो इकॉनमी की बात होती है, तो वही देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला मतलब 71 वाला क्वेश्चन कौन सा है कि बोल रहा है कि कंसीडर करना है स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन बजट, मतलब केंद्रीय बजट के बारे में बोल रहा है। केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है कि जो बजट है जीएसटी प्रणाली को एक अधिक व्यापार अनुकूल बनाने के लिए इसमें पूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है, मतलब एक तरह का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, पूर्ण बदलाव का ये देखना, कभी कभी ना वर्ड बताइएगा कि आपको कंप्लीट चेंज लाना है बजट में। जीएसटी सिस्टम में घरेलू पर्यटन अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन सहित पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र तक छोटे व्यवसायों की पहुंच को मजबूत करने के लिए उपाय भी शामिल है। तो चलो, इन्होंने बोला कि एडवाइस दिया गया है, उनके उपाय जो सॉल्यूशंस हैं वो बजट में इंक्लूड किए गए हैं कि हम स्मॉल बिजनेसेस को भी हम बैंकिंग सेक्टर में अलाउ कराएंगे। जैसे मान लो कोई छोटे छोटे एमएसएमईज की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म वाले हैं उनको क्या मिलता है, लोन ही नहीं मिलता है। तो लोन नहीं मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कोई चीज़ें खरीदेंगे कैसे, तो बढ़ेगा नहीं ना, प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो इसलिए भी इन्होंने बोला कि बजट में हम चीज़ें डालेंगे। और बजट का मैं बता दे रही हूँ कि जो 4-5 इंजन से हम ऊपर देखे हैं उसमें ये भी सारे था ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट्स वाली बात, इन्वेस्टमेंट वाली बात, तो वो चीज़ें इसीलिए आई हैं। स्पेशल फोकस कर रहे हैं, हाँ टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर्स पे, डोमेस्टिक टूरिज्म पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो सेकंड और थर्ड इतना ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है कि हाँ बजट में हो सकता है। लेकिन पहला देखो, बोल रहा है कि पूरा चेंज कर रहे हैं, कोई मतलब पूरा कंप्लीट चेंज कर रहे हैं, तो कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस प्रपोज नहीं हुए जीएसटी सिस्टम में इस बार के बजट में। तो इसीलिए हमारे पास जो आंसर हो जाएगा बी, और मतलब बी वाला हो जाएगा, 2 और 3 वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग कि हम नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग के अनुसार 2013 से 14 में और 2022 से 23 के बीच में भारत में गरीबी दर में वृद्धि हुई है। मतलब हमारा जो पॉवर्टी लाइन हुआ है, हेड काउंट रेशियो जो काउंट करते हैं, उसमें हमें वृद्धि मिली है। ठीक है, भारत 2030 से बहुत पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की राह पर है। तो देखो, ये बात सही है कि जो एसडीजी गोल्स होते हैं, और सारे याद कर लीजिएगा, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ें हैं कि हम गरीबी को कम कर रहे हैं, क्योंकि अब देखना सबके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है, लोग अच्छा खा रहे हैं, थोड़ा भले ही न्यूट्रिशियस ना हो, मतलब अच्छा उस हिसाब से खा रहा है, पहले से बेहतर है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अब पॉवर्टी में बहुत अच्छा सुधार आया है। पहले जो था 13-14 में वो था लगभग 29.1% वाला, अब जाके हुआ है नाउ इट इज़ 11.28% वाला, कम हो गया है। हेड काउंट रेशियो जो डिक्लाइन हुई है, मतलब गरीबी जो है कम हुई है, मतलब अच्छा सुधार हो रहा है। और जो MPI है तो ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो करती है नीति आयोग, एक और याद कर लो, नीति आयोग ना MPI को करता है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो हमारे भारत वाली है वो करता है। और उसी के हिसाब से बोला गया है कि जो हेड काउंट रेशियो है, हेड काउंट रेशियो मतलब कितने लोग गरीब हैं उस रेशियो, मतलब उस चीज़ों में, तो रेशियो निकाला जाता है पॉवर्टी को, तो उसमें मतलब कम मिला है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हाँ हम इस हिसाब से, तो भाई अगर मान लो गरीबी कम हो रही है तो हम SG गोल्स जो हैं हम उसी की तरफ चल रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटलिज्म, मतलब जिम्मेदार पूंजीवाद तत्व कौन से हैं, जिम्मेदार पूंजीवाद के तत्व कौन से हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पहले सब देखेंगे एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस, क्योंकि इसने बोला जिम्मेदार। कैपिटलिज्म तुम्हें पता है कि प्रॉफिट पे काम करता है, कि हाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वही देखेगा। बट इसने बोला कैपिटलिज्म वो भी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, इसका मतलब कुछ तो एथिक्स होगा, उसके अंदर कुछ एथिक्स होंगे ना। तो नैतिक व्यावसायिक व्यवहार, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सामाजिक जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्थिरता, उचित मजदूरी और श्रम अधिकार, बिल्कुल ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसने बोला रिस्पॉन्सिबल पूंजीवाद, तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम के बारे में बोल रहा है। तो बोल क्या रहा है कि जो नॉर्मली
FF celebrate the essential role of family farmer in building sustainable agri-food production systems. GFF also marked the halfway mark of the United Nations Decade of Family Farming 2019 से 28 तक UNDFF का। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि GFF के बारे में थोड़ा सा है ना कि नाम नहीं सुना हमने ये वाला ऑर्गेनाइजेशन, तो सुन लीजिए और ये चीज़ें दिमाग में है कि हाँ दोनों ही सही हो, दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं और इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस पता होना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूट क्या करता है और क्या करता है और इसने क्या मार्क कर लिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा है। पहला बोला भारत के सतत विकास में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सेकंड बोल रहा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन की प्रति वर्ष लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता हासिल करना है। अच्छा, भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक वृक्ष आवरण में सुधार और वृद्धि के माध्यम में कार्बन सिंक को 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन CO2 के बराबर बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पूरे इकॉनमी सर्वे में ये बात बोला गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो इन्होंने बोला कि देखो कहो तो बताते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमें भी पता है कि जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स में जो कोल है सबसे वाइटल रोल है, सबसे ज़्यादा लगभग हम कोल बेस्ड जो है ना, मतलब 88% जो है US कोल बेस्ड कैपेसिटी लगभग कंस्ट्रक्ट की गई थी उस टाइम। तो सोचो कितनी ग्रोथ हुई होगी US की, है US की कितनी ग्रोथ हुई। अब नहीं ये लोग लेक्चर झाड़ रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो, डेवलपमेंट गोल्स में ये लाओ, फॉसिल फ्यूल्स यूज़ मत करो, बस और क्या। तो इसी चीज़ को लेके हम जो कर रहे हैं कि हम कोयले के साथ साथ अब हमारे सतत विकास में कोयले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हम जब क्लाइमेट चेंज को देखते हैं तो हम हाइड्रोजन के प्रति भी उतनी ही चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि हम ग्रीन जो है ना सेफ जो फ्यूल है उसको यूज़ करें। तो यही है 2030 तक ये है कि 2.5 से ये CO2 के बराबर बढ़ाना है बिलियन टन वाला। ठीक, कार्बन सिंक की बात हो रही है, मतलब कार्बन सिंक वो होते हैं जो कार्बन सिंक होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन को, जैसे फॉरेस्ट हो गए या वेटलैंड्स हो गए, ये सब चीज़ें। और हमें वो पंच अमृत जो है COP21 में जो लॉन्च वो पंच अमृत इंडिया ने लिया था, पंचामृत, उसके से भी रिलेट करता है। तो ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं? अपशिष्ट मतलब रिड्यूस कर देना आपको वेस्ट, मूल्यवान सामग्री को पुनः प्राप्त कर लेना, रिकवर करना वैल्यूएबल मटेरियल्स, बिल्कुल रिड्यूस करना डिपेंडेंस ऑन द वर्जिन रिसोर्सेज मतलब अद्वितीय संसाधनों पर निर्भरता कम करना। तो 76 में सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। मेन ऑब्जेक्टिव तो इनका यही है, प्रमोट करना। जैसे क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा सर्कुलर इकॉनमी। सर्कुलर इकॉनमी क्या कहता है कि मान लो कोई चीज़ वेस्ट हुई, मतलब कोई चीज़ आपने यूज़ की, उसको फेंका, बट वो अब रिसाइकल में जाए, रिसाइकल होगी कुछ और फॉर्म में आएगी और फिर आप यूज़ करोगे, यही होती है सर्कुलर इकॉनमी। तो उसमें यही होता है कि आप रिड्यूस करें वेस्ट को और जो वैल्यूएबल मटेरियल है उसको रिकवर कर लें। जैसे मान लो कि कोई मोबाइल आपका ख़राब हो गया, उसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो उसको यूज़ किया जा सकता है, तो उसको बाद में उसको रिकवर करके यूज़ कर सकते हैं। तो यही होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। सरकार की सामाजिक योजनाओं के बड़े समूह में खाद्य सब्सिडी सबसे बड़ा राजकोषीय परिव्यय है। मतलब जो फूड सब्सिडी है ना वो लार्जेस्ट फिजिकल आउटले है, मतलब हमसे ज़्यादा खर्चा करा रहा है फूड सब्सिडी, ये बोल रहा है स्टेटमेंट, सोचो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि भारत में 50% छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, मतलब 50% वो प्राइवेट वाले हैं, 50% गवर्नमेंट स्कूल्स वाले हैं। NEP 2020 का समग्र बाल विकास के लिए आवश्यक सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक दक्षताओं के विकास पर जोर देता है। हाँ, NEP तो यार NEP आया है तो ये तो डेवलपमेंट, मोरल, ये सब चीज़ों पे जोर दे ही रहा है, तो ये स्टेटमेंट एकदम पॉजिटिव है। ये भी है। और हाँ, इंडिया में ना फूड सब्सिडी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपने देखा होगा MSP का वो अलग बात है, पर ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना, लगभग 6.5% बजट का वो किया गया, इसको आवंटन किया गया था, तो 22-23 में किया गया था। तो यही होता है। तो सारे स्टेटमेंट जो उपयुक्त सभी हो आंसर हो जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात कर रहा है। पहला बोल रहा है आर्थिक जो सर्वेक्षण 2023-24 में मानसिक स्वास्थ्य को एक आर्थिक मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। अक्टूबर 2024 तक ग्राम न्यायालयों ने दिसंबर 2020 से अक्टूबर 2024 तक लगभग 3 लाख मामलों का जो है निपटारा किया है आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ग्राम न्यायालय ने इन्होंने लगभग
3 लाख मामले जो हैं, ग्राम न्यायालय आपको होप पता होगा, पॉलिटी में हम उसको चीज़ कवर करेंगे। ग्राम न्यायालय एक जो था ना, ग्राम न्यायालय क्या होता है, एक तरह का एक जुडिशरी सिस्टम है, जो मतलब न्यायालय से नाम ही समझ में आ रहा होगा। और 2008 में आया था कि ये पता है क्यों आया था कि जो ग्रास रूट लेवल्स होते हैं ना, जो नॉर्मली जो पंचायत टाइप के होते हैं ग्रास रूट लेवल पे, कि ये जस्टिस दे पाए। ठीक, तो ये चीज़ें, ये तो भाई सही है। और जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि हेल्थ जो है रिकॉग्नाइज़ किया, मेंटल हेल्थ। और ये मेंटल हेल्थ अब जाके बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि लोग अकेले रह रहे हैं और स्ट्रेस हो रहा है, लोग किसी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक सर्वे में ये बात मुद्दा उठाया गया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79। आर्थिक सर्वेक्षण जो है मतलब इकोनॉमिक सर्वे की फिर से बात कर रहा है, उसके बारे में बताइए। रूरल एरियाज़ में फीमेल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट जो है 50% से नीचे हैं। मतलब जो रूरल एरियाज़ में औरतें खेतों में काम बहुत कम करती हैं, मतलब 50% से कम करती हैं। उसके बाद बोल रहा है कि 2023-24 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रेंज बिटवीन द 30 से 40% इन द 21 स्टेट। सोचो, ज़रा सोचो, 21 स्टेट्स में 30 से 40% में रहा है। इतनी बड़ी बात बोल दिया इसने। और वुमेन हैव बीन मेजर बेनिफिशरीज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव डिज़ाइन टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, बेनिफिट तो इनको मिला है, मतलब रही हैं, मतलब इनको, क्योंकि इतने सारे वो जो दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं जो गवर्नमेंट, और इनको कर रहा है कि भाई तुम लोन लो, इन्वेस्टमेंट करो और चीज़ों को एंटरप्रेन्योरशिप में ले आओ। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि। और दूसरा बोल रहा है कि उसने बोला कि 21 स्टेट में लगभग 30 से 40% तक जो महिलाएं होती हैं वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में आती हैं, मतलब जो कामकाजी महिलाएं करती हैं काम, तो वो उसमें कवर अप हो जाता है काम करने वाले में। बट ऊपर बोल दिया है कि जो फीमेल एग्रीकल्चर है वो बिलो हैं 50% 23-24 में। और वो बोल रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला ही है, क्योंकि गांव में जो महिलाएं रहती हैं वो खेतों में ही काम करने जाती हैं और कहाँ जाएंगी। ठीक, तो जो रूरल एरियाज़ में है ना एम्प्लॉयमेंट, उनका लगभग आपका कह सकते 70% तक है। रूरल की बात कर रहे हैं, उस मतलब खेत में गाना, काम करना, ये सब, दूसरे के खेत में भी काम करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और मेल का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग मतलब मेल का है लगभग 50%, इनका 70%। मेल का इसलिए कम है कि ये लोग बाहर चले जाते हैं कुछ काम धंधा करने के लिए और माइग्रेट कर जाते हैं, और गांव में जो होती हैं महिलाएं ही जाके खेतों में काम करती हैं। तो वही फोर्थ पार्टिसिपेशन रेस की बात कर रहा है। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का रोजगार पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमारे जो रोजगार है उस पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। द डिजिटल इकॉनमी प्रोवाइड्स यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज द जेंडर गैप। तो मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था लैंगिक अंतर को पाटने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। तो देखो, अगर बोलता है करती है तो एक तरह का पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो वो तो सही है। और जो डिजिटल है टेक्नोलॉजी वो डुअल इम्पैक्ट डालता है एम्प्लॉयमेंट पे। अब कैसे, देखो जो कि नॉर्मली सोचो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं आजकल जो भी चला रहे हैं हम लोग, तो हमारे पे वो दोहरा असर इसलिए पड़ता है क्योंकि वो डिमांड बढ़ा देता है हर चीज़ का। न्यू रूल्स एलोकेशंस में ऑटोमेटेड है वो सब चीज़ें, तो इसलिए वो डिमांड बढ़ा देता है, तो इसलिए उसकी जो डुअल कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और डिजिटल इकॉनमी जो है हमारे पास वो यूनिक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करती है ना जेंडर गैप को फिल करने के लिए। ठीक है, तो बस हो जाएगा हमारे पास, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। फिर से बोल रहे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आर इंपॉर्टेंट इन इम्प्लीमेंटिंग एंड ट्रांसमिटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। दूसरा बोल रहा है कि पॉलिसी रेट्स सेट बाय MPC आर ट्रांसमिटेड टू द रियल इकॉनमी थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बाय एडजस्टिंग देयर लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स। ठीक है, तो इन्होंने बोला एडजस्टिंग देयर लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो कथन वाला 1 और 2 सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो देखते हैं। पूर्ण गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां घरेलू आय, बुनियादी जीवन स्तर, भोजन, आश्रय, आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे होती है। सापेक्ष गरीबी जनसंख्या के उस प्रतिशत को दर्शाने के लिए उपयोगी है जो अपेक्षाकृत रूप से पीछे छूट गया है। मतलब जो नॉर्मली, और देखो सबसे मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईपीपीसीएस के लिए, कोई पीसीएस के लिए, क्योंकि एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, उनके मेजरमेंट, लॉरेंस कर्व, ये कर्व, डोनेस कर्व, ये सब पूछता है वो। मतलब जो है आयोग जो है ये सारे क्वेश्चन के पीछे पड़ा, बढ़िया थीम है ये, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर समझ लेते हैं। तो इसमें दोनों के दोनों जो हैं वो सही हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? जहाँ पे हाउस होल्ड में जो इनकम आ रही है ना वो एक लेवल से
कम आ रही है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जैसे मान लो आपके पास रोटी कपड़ा मकान जो कहावत है उससे नीचे है तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, ठीक है। बट जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो इंडिकेट करती है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन द रिलेटिव लेफ्ट बिहाइंड। मतलब रिलेटिव का कहने का मतलब है कि दो लोगों को कंपेयर करके बताया जाता है कि ये गरीब है इसके कंपेयर में कि नहीं, बस। एब्सोल्यूट जो है कि इसको बेसिक खाना मिल पा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कि आप सोचोगे कि हम भी तो गरीब हैं, हमारे पास भी तो गाड़ी नहीं है ज़्यादा बड़ा वाला, ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो ये रिलेटिव पॉवर्टी अलग है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एकदम लोवेस्ट वाला है कि रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है। तो हमारे पास दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्विट्जरलैंड को मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज के तहत भारत का दर्जा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। तो स्विट्जरलैंड को जो रिवोक किया जाए इंडिया स्टेटस अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, ठीक है। भारत के उत्पाद स्विट्जरलैंड के पर्यावरण कानून का उल्लंघन करते हैं, मतलब हमारे जो भी एनवायरमेंटल लॉज हैं उनके स्विट्जरलैंड के वॉयलेट करते हैं लॉज को, ये बोल रहा है सीधे। देखो सबसे बड़ी बात है कि पहला तो बहुत सही है कि स्विट्जरलैंड को डिसाइड किया गया है, डिसाइडेड टू रिवोक द इंडिया स्टेटस अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है ना WTO के तहत में आता है, ठीक। तो उन्होंने ये रिवोक कर लिया है, मतलब चाहते हैं कि हटा लें, रिवोक कर लेना। और बहुत सारी चीज़ों की वजह से हुआ था, क्योंकि वो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट था उसकी वजह से भी था, ठीक। तो हमारे पास जो पहला है एकदम स्टेटमेंट सही है, बट जो दूसरा बोल रहा है कि इन्होंने ऐसा किया है, हटा लिया है, उल्लंघन किया है। देखो टैक्सेस बढ़ा सकते हैं ये लोग, टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे ताकि हम उनके यहाँ जाके कुछ कर ना पाएँ, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा पहला वाला ही सही है, आर गलत हो जाएगा, असत्य है और ये सत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अस्थायी आर्थिक गिरावट की अवधि, मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डाउन, ठीक है, डाउन टर्न, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उत्पादन और खपत में भी कमी हो रही है, लगातार 2 तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट, मतलब GDP में जो है लगातार 2 क्वार्टर्स में जो है गिरावट है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा कंडीशन जो है एसोसिएट करता है रिसेशन। रिसेशन आपको पता है मंदी होती है, तो मंदी से कौन सा है जो है रिलेट करता है। देखो रिसेशन एक ऐसा पीरियड होता है ना जहाँ पे टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइनिंग होती है, जहाँ पे एक तरह का बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कम हो जाती हैं। रिसेशन जो आया था हमारे उसमें भी तो आया था कोविड में, तो कम हो जाती हैं। तो ये फॉल इन द GDP ओवर द कंसेक्यूटिव क्वार्टर से ही होता है कि आपका GDP जो है लगातार गिरता जा रहा है कुछ चीज़ों की वजह से। और रिसेशन जो होता है कंट्रैक्शन होता है इकोनॉमी का, इंक्लूडिंग इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, तो कंजम्पशन और इसकी वजह से भी होता है, तो ये भी इफेक्ट डालता है कि उत्पादन में जो कमी होती है। और सारे कंडीशंस एसोसिएट करते हैं इकोनॉमी में, तो ये गिरावट भी है क्योंकि उसने बोल ही दिया कि कौन टेम्पररी होता है बस, ठीक है। तो सारे ही सही हैं। प्राय समाचारों में आर्थिक खबरों में आने वाले सब जो टेम्पर टेंट्रम है वो टेपर टेंट्रम का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा, ये सबसे इजी है और सबसे ज़्यादा मोस्ट उसमें मार्केट में घूमता है कि जो अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, इनको ये कह देते हैं कि जो टेंट्रम वाली बात है टेपर टेंट्रम, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कंसीडर करना निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 86 में क्या बोल रहा है कि राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय की अधिकता को दर्शाता है, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट जो है एक्सपेंडिचर और इसको दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो होती है वो डिफरेंस करता है जो पूरा एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट के इंक्लूड बोरोइंग को एक्सक्लूड करना, बोरोइंग्स नहीं होते इंक्लूड। द पर्पस बिहाइंड कैलकुलेटिंग द प्राइमरी डेफिसिट इज टू गेट द एस्टिमेट ऑफ द बोरोइंग्स ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ द करंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यूज, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है पहला वाला करेक्ट ही है, क्योंकि जो हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, रेवेन्यू डेफिसिट निकालते हैं रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस जो हमारा रेवेन्यू रिसीट आया है। अब सोचो क्यों डेफिसिट, देखो इसमें से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डेफिसिट बोल रहा है मतलब हमारी कमी है, मतलब कम लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जो वो हो जाएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट हमने बोला ही कि जो सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो सेकंड बोल रहा है वो फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात कर रहा है। वो डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया और टोटल रिसीट हो गया जो हमारा नॉर्मल है, तो उसमें से हम जो है बोरिंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है। स्टेटमेंट 3 भी तो सही है, तो नॉर्मली ये भी सही है, तो सारे सही हो जाएंगे। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सुधारात्मक उपाय किए गए थे, कौन कौन से मतलब चीज़ें ली गई थी उस टाइम जब 1991 का जो रिफॉर्म आया था LPG, अरे मतलब उस टाइम आर्थिक संकट आया था उसके बाद आया था जब, तो कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी। भारत रुपये का मूल वृद्धि, भाई डिवैल्यूएशन जो है हमारे उसमें इंडियन रुपीज़ में
तो ये हमने नहीं किया है। डिवैल्यूएशन बहुत बार चाइना करता रहता है ताकि मार्केट को बनाए रखे, ठीक। वो बहुत एक ही बार हुआ है, शायद बहुत पहले ही हुआ था, उस टाइम 1991 में नहीं किया गया था। सरकारी व्यय में कमी आ गई थी, रिडक्शन ग्रोथ, हाँ, क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं थे तो वो नहीं कर पा रहे थे जो है रिडक्शन या एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहे थे और ना ही कुछ प्रोड्यूस करा पा रहे थे। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण, मतलब प्राइवेटेशन ऑफ स्टेट ओन्ड जो एंटरप्राइजेज होती हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के होते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें तो नहीं थी। तो हमारे पास जो है आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। भारतीय अर्थव्यवस्था में सनराइज सेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। सनराइज इंडस्ट्री उच्च विकास दर और उच्च स्तर के नवाचार को की विशेषता है। खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी के दूरसंचार को भारतीय अर्थव्यवस्था के सनराइज सेक्टर भी कहा जाता है। सनराइज सेक्टर्स वही होते हैं जो चीज़ें हमें दे रहे हैं, मतलब तरह के उच्च विकास वाले, मतलब राइजिंग नहीं होती कि थोड़ा सा चल रहा है और उसका राइज ही होगा, फॉल नहीं होगा, तो वो होते हैं सनराइज सेक्टर्स। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में गैर जो निष्पादित संपत्तियों को विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था। तो पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स थे उनको परफॉर्मिंग एसेट के लिए कौन से जो थी वो किया गया था, पन्नीरसेल्वम कमेटी था। पन्नीरसेल्वम कमेटी 1997 में आई थी, एनपीएस के लिए अकॉर्डिंग आई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इन क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय में केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, ठीक है। इनका जो नोडल मिनिस्ट्री है बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है नोडल मिनिस्ट्री। अच्छा, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र प्राधिकरण के लिए इनके नियामक निकाय हैं, मतलब नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी है, वो रेगुलेटरी बॉडी है इनके लिए। गुजरात राज्य को भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के चयनित किया गया था। तो गुजरात को किया गया था, ये कंफर्म करने में सबसे ज़्यादा वो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ऐसी चीज़ें, मतलब जो नेशनल इन्वेस्टमेंट जो क्योंकि देखो, हाँ, किसी को भी लग सकता है गुजरात को ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि गुजरात में लगता है कि बिजनेस ज़्यादा होता होगा तो उसी को बनाया जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, तीसरा को आंसर काटते ही हमें मिल जाना चाहिए आंसर। बट तभी भी एक तो पहला वाला है जो उनका जो मिनिस्ट्री होता है वो हमेशा ही बकवास गलती दिया रहता है। तो इनकी जो मिनिस्ट्री है, इनकी मिनिस्ट्री ये नहीं है, वो मिनिस्ट्री नॉर्मली वही कॉमर्स वाली है, कॉमर्स इंडस्ट्री जो बिजनेस करती है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो ये सब काम कर धंधा करा रही है। तो 2 इज़ द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सॉवरेन गोल्ड होल्डिंग्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का जो रैंक है 8th इन टर्म्स ऑफ सोवरेन गोल्ड होल्डिंग्स में। इंडिया का जो गोल्ड होल्डिंग है वो 9.57% ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लगभग 10%। द यूएस टॉप द लिस्ट इन द टर्म्स ऑफ द सोवरेन गोल्ड होल्डिंग्स ऑल द ऑफ द एबव। तो यूएस के सब सारे बॉन्ड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे के सारे उपयोग सभी। G20 शिखर सम्मेलन में 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। ये ब्राज़ील में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसमें भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई थी। सम्मेलन के घोषणा पत्र में अति धनी व्यक्तियों पर प्रभावी रूप से कर लगाने के लिए उल्लेख भी किया गया था। तो इसमें हमें साफ साफ हो जाएगा कि कौन से सही हैं। तो इसमें भूख और जो गरीबी है ना, ग्लोबल अलायंसेज होते हैं, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी, ये चीज़ नहीं की गई थी, ठीक है। तो G20 समिट हुई थी अभी हाल में ब्राज़ील में, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। और थीम इनका था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, याद कर लीजिएगा। जस्ट वर्ल्ड मतलब न्यायिक जीवन, वर्ल्ड जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लैनेट हो, वन अर्थ वाला टाइप। द रियो डिक्लेरेशन तो मेंशन किया था ना, इफेक्टिवली टैक्सिंग द सुपर रिच वाइल रिस्पेक्टिंग द फिजिकल सॉवरनिटी। सुपर रिच वालों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दो भाई। G20 जब समिट हुई थी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट द हंगर एंड पॉवर्टी विच विल प्रमोट स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रिलीज़ हुई थी, क्योंकि उन्होंने बोला भी था कि उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ से हम लोग चीज़ें नहीं उठाए हैं। तो 92 का जो है जगह हमारे पास 1 और 3 विल राइट आंसर। सेकेंड वाला गलत है, इसमें ऐसी नहीं की गई थी बातें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि विदेशी पोर्टफोलियो के निवेश में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं। मतलब हमारे बोल रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट होती है एफपीआई, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है कि स्टेटमेंट कि यह निवेशक की कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है, मतलब ये प्रोवाइड नहीं करता इन्वेस्टर को डायरेक्ट ओनरशिप के बारे में। तो ये बात सही है। सिर्फ और सिर्फ एफडीआई करता है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये पोर्टफोलियो होते हैं, ये मार्केट पर डिपेंड करते हैं। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं होगा तो निकाल लेते हैं पैसे। और ये तरह के वोलेटाइल इकॉनमी भी कहते हैं, वोलेटाइल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो होता है ना इवापोरेट कर जाना। फॉरेन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, होल्डिंग इंक्लूड ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ओनली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नहीं होता है, ये गलत है। इनके पास सारी चीज़ें होती हैं, लगभग बहुत सारी इनके पास एसेट्स होते हैं जो कि ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे वो जो एडीआर, जीडीआर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स सब है। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए, क्योंकि इंडिया भी चाहती है कि बाहर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, भले ही वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करें पर इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, जो हो जाएगा 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसानों की जो आय दुगुनी करने में निम्नलिखित कौन सा जो उपयोगी है कदम हो सकता है। मतलब हम फार्मर्स को डबल इनकम करना चाहते हैं तो क्या कौन कौन से उपयोगी हो सकते हैं। तो कृषि का बीमा का विस्तार कर दीजिए, बीमा बढ़ा दीजिए, हाँ। इंश्योरेंस बिल्कुल मैनेजमेंट करा दीजिए एग्रीकल्चर के इनपुट्स का, हाँ, कि उनके पास सारे तरह के जो खाद हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट है, तो उस पर वो यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल, तो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। उन सबसे जो है फार्मर्स की डबल इनकम हो सकती है। अब आते हैं पूंजी संचरण बफर पे, मतलब कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में बात करता है, रिलेट करता है। किस किस चीज़ के बारे में बोल रहा है ये, तो ये बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता जो होती है उसके बारे में ये, क्योंकि इसने बोला बफर तो स्टेबिलिटी बोलेगा ना बैंकिंग सिस्टम में। क्योंकि क्या कहते हैं कि यार अगर 4 घंटे पढ़ो तो थोड़ा 10-20 मिनट बफर रखो, कि मान लो ये 4 घंटे वाली जो पढ़ाई है हो सकता है 20 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड जाए, तो इसीलिए बफर क्यों की जाती है, स्टेबिलिटी के लिए की जाती है। निम्नलिखित में से किसे बढ़ते राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव कहा जा सकता है। तो किसको कहा जा सकता है, तो हम जो है वो नॉर्मली इन्फ्लेशन को है वो राइज, फिजिकल डेफिसिट मान लो अगर बढ़ रहा है, मतलब सरकार के पास ने बहुत पैसे इतने खर्च कर दिए हैं कि उनके पास डेफिसिट हो गई है, फिजिकल डेफिसिट यही होती है, ठीक। तो पूछ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, हाँ, क्योंकि वो भाई सरकार पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो इन्फ्लेशन बढ़ सकती है बिल्कुल। एडवर्स इफेक्ट भी आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है तो और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आता है, हाँ। और देश की जो संप्रभु रेटिंग होती है उस पर बुरा असर पड़ता है बिल्कुल। जब इकॉनमी सही नहीं चलती, इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, मार्केट में पैसे उतने नहीं होते हैं, ठीक। तो क्या होता है कि जो मूडीज़ और एक और है फैच, जो देश की मतलब वर्ल्ड की अम्माएँ होती हैं, वो जो होती हैं रेटिंग देती हैं कि A+ है, कौन कौन सी इकॉनमी अच्छा कर रही है, तो वो उसकी वजह से बुरा असर पड़ जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द एनुअल सर्वे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो एंटरप्राइजेज हैं उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। अनऑर्गेनाइज जो हैं वो सेक्टर्स के बारे में बोल रहा है। तो इट इज़ रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अंडर दिस वेरियस इकोनॉमी एंड ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट आर मेजर्ड। तो सिंपल सी बात है, इसने जब बोला कि ये चीज़ें मॉस्पी करता है, और मॉस्पी ही याद रखना, मॉस्पी ही मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है यही करता है। वो PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स जो निकालता है रिपोर्ट, यही निकालता है। ये मत सोचना कोई और निकालता है, देखने में लगेगा अटपटा पर मॉस्पी निकालता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का भी यही हालचाल लेता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वही होती है, नॉन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, वो ये सब मेजर करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई इतनी सोचने की बात नहीं है। अब आते हैं हाल ही में समाचार में रहा उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता ईज के फ्रेमवर्क के निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब किससे रिलेटेड है। तो सिंपल है, एग्रीकल्चरल लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे, कृषि संबंधी ऋण के वितरण से है ये ईज सिस्टम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज नॉर्मल इनहैंस एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस वाला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पे ध्यान देते हैं। ग्रीनफील्ड परियोजना ऐसी परियोजना होती है जिसमें मौजूदा संरचना की फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ग्रीनफील्ड अलग होती है, बता रही हूँ मैं भी कॉन्सेप्ट। जिन परियोजनाओं को संशोधित या अपग्रेड किया जाता है उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। तो देखो, एक होती है ग्रीनफील्ड नाम सुनते ही लग रहा है ना कि फ्रेश स्टार्ट करना, तो हाँ पूरी तरह से अगर मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनानी है तो हम पूरी तरह से बनाएंगे,
पूरा लेके नए से। पर जो ब्राउन फील्ड होता है ना, वो पहले से ही कुछ बना हुआ था अंडर कंस्ट्रक्शन, उसको तोड़ के फिर उसको बना के मतलब उसी में ऐड ऑन करते हैं बस। तो सेकेंड वाला सही है, पहला वाला गलत है कि वो बोल रहा है कि ध्वस्त करके ही आवश्यकता है फिर से तैयार करने की। नहीं, वो शुरू से ही आवश्यकता होती है उसको स्टार्ट करने की। फिर बोल रहा है कि 100वें में एक स्टेटमेंट दिया है पहली टाइप की कि कौन सा वो होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। बोल रहा है कि एक टाइप की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इन विच इन्वेस्टर्स स्टैब्लिश करते हैं, ऑपरेट करते हैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री एज डज इन द पेरेंट कंट्री। तो पेरेंट कंट्री में जो काम कर रहे हैं वही यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो एक हॉरिजेंटल कहते हैं इसे। वर्टिकल होता है कि मान लो जो पेरेंट कंपनी में काम करते हैं, मतलब जो चीज़ें लगा रहे हैं वो हमारी कंपनी उतनी नहीं लगा रही, ये होता था वर्टिकल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को विद रेफरेंस टू द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और एक बात बता रही हूँ, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि जो सुविधा होती है आरबीआई प्रोवाइड करती है, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितनी सारी सिस्टम चला रहे हैं कि ताकि वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो पैसे मार्केट में चल रहे हैं, ऐसी चीज़ें, इन्फ्लेशन को, ये सब चीज़ों की वजह से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है आरबीआई। तो ये बोल क्या रहा है, मैंने बस समझा दिया और अब देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक तरह का टूल है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व इंडिया। तो आरबीआई का ही टूल है, हाँ, ये भारतीय रिजर्व की मौद्रिक तहत प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। इट वॉज इंट्रोड्यूस एज अ सजेशन ऑफ द उदय कोटक कमिटी। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, रिवर्स और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल सही बोला इसने कि रिवर्स रेपो रेट ये होता है और आरबीआई का पॉलिसी आती है। बट ये जो कमिटी आई, मतलब ये जो आया था LAF, तो वो उदय वाले कमिटी से नहीं आया था भाई, नरसिंघम कमिटी से आया था। नरसिम्हन जो कमेटी थी उसके हिसाब से आया था। जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आई थी ना, टोटल बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म्स आई थी 1998 में, उसकी कमेटी से ये बना था। तो 101 में C विल बी द राइट आंसर, 1 और 3 सही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पे बात करते हैं। स्थायी जमा सुविधा बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है, मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होती है एब्जॉर्ब करती है एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। थ्रू दिस फैसिलिटी बैंक्स कैन डिपॉजिट द सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई ओवरनाइट विदाउट एनी कोलेट्रल। तो ये बात सही है, बिना कोलेट्रल का ये चीज़ कर सकता है, क्योंकि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटीज़ होती हैं कि जो बैंक्स होते हैं ना, वो अपने जो सरप्लस होते हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं बिना कोलेट्रल का, ओवरनाइट सिस्टम्स होती हैं, और ऐसे ही ले भी सकते हैं। तो इन पे चार्जेस भी बढ़ जाते हैं, जो मार्जिनल वाली चीज़ होती हैं कि क्योंकि इन्होंने मान लो कोई गलती कर दी और गलती करने के बाद इनके पास पैसे नहीं रहे और ये चाहते हैं कि पैसे मार्केट से उठाएं, और इन्होंने मान लो रेपो रेट वो उस चीज़ को मेंटेन नहीं किया एक बैंक रेट का, और उसके बावजूद ये सब चीज़ें कोई लेके पैसा वापस नहीं किया, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से भी बहुत पैसे ये लोग उठाते हैं आरबीआई से, तो उस पर एक चार्जेस अलग से लगते हैं। इसी तरह सेम ये डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सरप्लस फंड्स हैं इनके पास तो, ठीक। तो ये आरबीआई इसको पूरा मेंटेन करता है। तो उस सही बात बोला है कि ये सब चीज़ें ना इन्फ्लेशन को, मार्केट को बैलेंस करता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार करिएगा, मतलब जो ये हैं कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ रुपीज़, ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, हाई इन्फ्लेशन। तो ये सब कौन सी चीज़ें हैं, रीज़न होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। प्राइस ऑफ गोल्ड इन इंडिया में तो उसमें कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल है? तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी और हाई इन्फ्लेशन जो है ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हमारे पास वो उसने बोला स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ द रुपीज़, ये चीज़ें उत्तरदायी नहीं मानी जा रही हैं सोने के दाम में बढ़ोतरी होते हुए भी, क्योंकि हमारे पास उतना है नहीं ना। 2 और 3 विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका नहीं है? मतलब कौन से चीज़ों में ना एग्रीकल्चर का कोई योगदान नहीं है? तो उसमें सबसे बड़ा है कि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्रोवाइडर है, ये चीज़ नहीं है, ये गलत है। कहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए फार्मर्स की इकॉनमी कम है, इनकम कम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि कंसीडर करना है फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित कोई भी डिजिटल ऋण आपको किसी भी स्थिति में ग्राहकों से प्रोसेसिंग शुल्क, प्री पेमेंट चार्ज और फॉरक्लोजर चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं है। ये बोलना नहीं है, ठीक है। नियामक अनुमोदन प्राप्त सभी डिजिटल ऋण देने वाले संस्थान केवल भारतीय भुगतानों के लिए यूपीआई प्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं। सभी वैध डिजिटल ऋण को केवल विनियमित संस्थाओं के बैंक खाते से ही वितरित किया जा सकता है और उसे
ग्राहक के बैंक खाते में भेजा जाना चाहिए। तो कौन से कथन जो हैं इसमें सत्य हैं, ये बोल रहा है इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें तीसरा वाला ही सही है, क्योंकि जो आरबीआई इशू किया है ना डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस में 2022 का, तो क्लैरिफाई किया है कि कोई डिजिटल लोन जो होती है, नो डिजिटल लोन जो ऐप होगा वो चार्ज करेगा, प्रोसेसिंग फ़ी नहीं करेगा। कोई भी डिजिटल वाला जो है वो चार्ज नहीं करेगा प्रोसेसिंग फ़ी को, और प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं वो फॉर क्लोजर फीस को। तो मतलब ये जो फीस होने ना डिजिटल वाले वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी प्रोसेसिंग फीस कहाँ से है, क्योंकि आपको तो कोई खोलना नहीं है कोई चीज़, आपको तो लोगों को बैठाना नहीं है, कोई स्टाफ को मेंटेन नहीं करना, तो आप फीस क्यों ले रहे हो। तो 1 तो हम काट देंगे, 1 काटने में 2 और 3 आ जाएगा। तो हमारा जो सेकंड वाली बोल रहा है कि पहला तो हो गया कि फॉल्स है, सेकंड वाला बोल रहा है कि जो आरबीआई है वो यूपीआई का और कोई भी पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम मैंडेटरी करता है, ठीक है। पर जो चॉइस होती है ना मोड ऑफ पेमेंट की, वो इंस्टीट्यूशन और कस्टमर के बीच में होती है, और ये लेजिटिमेट मीडियम में, आपको पता है ना, इंस्टीट्यूट जो है और वो कस्टमर उसके बीच में जो है ये है। पर इसने बोला है कि प्रणाली को कर सकते हैं, और इसीलिए स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा ही जो स्टेटमेंट है वही सही है बस। भारत में बैंकिंग सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब बैंकिंग रिफॉर्म्स आई थी, ऊपर अभी उसने पूछा कि बैंकिंग रिफॉर्म्स उदय कोटक कमेटी से आई थी, नहीं, नरसिंहम कमेटी से आई थी। यही बात ये लोग यहाँ बोल रहे हैं। नरसिंहम समिति जो 1 थी, मतलब कमेटी के रिकमेंडेशन थे कि सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्रों के बैंक की स्वायत्ता और बाजार पर आधारित ऋण जो वितरण प्रणाली की अनुशंसा की थी, कि वो उन्होंने पब्लिक सेक्टर की जो चीज़ें होती क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम पे वो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। जो सेकेंड वाली नरसिम्हन समिति आई थी वो क्या की थी, वो रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द एसेट क्वालिटी। मतलब कैसी एसेट की क्वालिटी है उन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो जो बोल रहा है कथन असत्य कौन से हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है दोनों ही करेक्ट है, न तो 1 न तो 2 असत्य हैं। मतलब ये दिख रहा है कि बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो नहीं 2 1 नहीं तो पहला दूसरा, दोनों ही करेक्ट है मतलब। तो नरसिंहम कमेटी का जो था ना प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन जो होता है, ये मैं कीवर्ड बता देती हूँ। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है मतलब क्या कहता है कि जो जैसे मान लो किसी ने बैंक ने किसी पर्टिकुलर आदमी को लोन दिया, बट जो उसने असेट रखा है, मतलब मान लो कोई भी चीज़ उसने कोलेटरल पे रखी है, तो उसकी क्वालिटी को भी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या बैंक अपने पास जो चीज़ें रख रहे हैं एसेट में, तो उसकी क्वालिटी क्या है ये भी देखी जाएगी, ठीक। यही चीज़ बोल रहा है। निम्नलिखित, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित परिसंपत्तियों पर विचार करिएगा। एसेट्स पे देख लेते हैं कौन कौन सी। इंटेंजिबल और टेंजिबल की बातें कर रहा है कि कौन सा इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं, जो चीज़ें दिखे नहीं हमारे पास, हमको दिखे ना बस, बट हमें बस महसूस हो, प्रतीत हो, पर एकदम होता है ना हाथ में लेके देख लेना कि ये पेन है, या ऐसा है कि साइकिल है, तो ये एसेट हो गया ना, साइकिल या कोई गाड़ी है। तो इंटेंजिबल हो गया, जैसे होता है कि पेटेंट करा रहे हो आप, ये सब चीज़ें इंटेंजिबल होती हैं। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, मशीनरी तो दिखेगी ना आपको हाथ में। सॉफ्टवेयर हो गया, ये भी जो है वो नहीं दिखता है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती हैं, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, पर सॉफ्टवेयर को आप देखते नहीं हो ना, बनाते हो। बिल्डिंग भी गलत हो जाएगा, तो 1 3 4 हो जाएगा सही आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जो है प्रणाली के बीच में जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, वो एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, मतलब कौन से मार्केट का है, तो ये जो होता है डेरिवेटिव मार्केट का होता है, ठीक है। भारत में आर्थिक संकट जो है, स्थिति में जब महंगाई दर अधिक हो लेकिन आर्थिक वृद्धि पर धीमी हो, तो सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे उपयुक्त माना गया है। मतलब जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए और जो हमारा जो ग्रोथ है ना वो कम हो रहा है, ठीक, तो उसके हिसाब से कौन सी चीज़ें करे जाएगा तो सही रहेगा। तो इसमें हिसाब होता है ना मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसी यूज़ करेंगे, बट सब्सिडीज़ को भी टारगेट करेंगे, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करेंगे बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब आप, क्योंकि आपकी महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब समझ रहे हो कि हम चाहते हैं कि मार्केट में पैसे कम रहें, लोगों के पास पैसे कम रहेंगे, तो टाइटिंग मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की, वो यूज़ करता है, ठीक। तो लोगों के पास जब पैसे कम होंगे तो ना ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, ना ही कहीं कुछ और खर्चा करेंगे, ना कोई चीज़ खर्च करके डिमांड बढ़ाएंगे, तो मार्केट में डिमांड उतनी नहीं बढ़ाएंगे, तो लोगों के पास वो चीज़ें रहेंगी, सेव ज़्यादा करेंगे कि वो सोचेंगे यार ये मार्केट में पैसे ही नहीं है तो हम सेव करेंगे, ठीक। तो उसकी वजह से भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि इसने बोला कि हमारी जो वृद्धि है वो भी धीमी है, तो हम सब्सिडीज़ भी देंगे लोगों के पास, ताकि जो लो वर्क हैं उनके पास वो ग्रोथ आए, और फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल किया जाएगा गवर्नमेंट। ये नहीं कि कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा टैक्सेस का वो कर लें, कम कर लें कि लोग पास, जब कम टैक्स लेगी गवर्नमेंट तो लोग पास ज़्यादा पैसा बचेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ाते हैं वो लोग, और गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लेती है तो लोग पास कम पैसे बचेंगे और वो महंगाई को नहीं बढ़ा पाएंगे उतना, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है तो खर्चेंगे कहाँ से।
तो हमारे पास सी वाला जो आंसर वो सही हो जाएगा। अब आते हैं समाचारों में चर्चित जो ब्रेंट इंडेक्स है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। जो ब्रेंट इंडेक्स है वो ब्रेंट क्रूड से रिलेटेड है। तो हमारी जो उत्तरी सागर क्षेत्र के उत्पादित कच्चे तेल का मूल्य जो उधार करती है उसका ये सूचकांक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ब्रेंट इंडेक्स वाला। निम्नलिखित में से अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 111 हरित बॉन्ड जो है ग्रीन बॉन्ड के बारे में प्राथमिक उद्देश्य जलवायु और पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाना होता है। सेकंड क्या बोल रहा है, हरित बॉन्ड जो होती है जुटाए गए धन का उपयोग पारंपरिक कोयला आधारित बिजली परियोजनाओं में किया जा सकता है यदि वे पर्यावरणीय अनुकूल तकनीकी चीज अपनाते हैं। मतलब स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है, पहला वाला तो सही है कि हाँ ग्रीन बॉन्ड्स यही होते हैं कि जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे जो पैसे रेज किए जाते हैं, जो पैसे उठाए जाएंगे बॉन्ड के थ्रू, वो सिर्फ और इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में लगेंगे, क्लीन एनर्जी पे लगेंगे और पॉल्यूशन कंट्रोल पे लगेंगे। बट जो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि किया जा सकता है, लेकिन कोयला वाला कैसे, जब आप उठा ही रहे हो चीज़ों को और आप उस चीज़ फॉसिल फ्यूल्स पे लगा रहे हो तो फ़ायदा क्या। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों सी हो जाएगा क्योंकि पहला सही है दूसरा गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि भारत में मौद्रिक नीति के अंतर्गत तरल अवशोषण मतलब लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन के औजार के रूप में मानी जाती है जब विदेशी पूंजी प्रवाह के कारण मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होती है। मतलब लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन कब मानी जाएगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन मतलब होता है कि मार्केट में ज़्यादा पैसा आया है और उस चीज़ को गवर्नमेंट चाहती है कि एब्जॉर्ब कर ले, तो इसीलिए लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, पैसा, मतलब जो मार्केट में पैसा आया है उसको एब्जॉर्ब करना। तो वो कब करेगी, आरबीआई कब करेगी, ये चीज़ एक ही टाइम पे कर सकती है जब वो सीआरआर को बढ़ा देगी कमर्शियल बैंक्स में। सीआरआर मतलब जो कैश रिजर्व रेशियोज होती हैं, मतलब बैंकों को बोलेगी कि तुम पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीआरआर में डालो, मतलब लोगों को लोन मत दो, तुम बैंक में सेव रखो कि कोई भी अब अगर इधर उधर कुछ भी इकोनॉमी में टर्बुलेंस आती है तो तुम मेंटेन कर पाओगे अपनी चीज़ों को। बैंक रन की नहीं होगा, बैंक रन पता होता है ना, बैंक रन होता है कि जब लोगों को लगे यार कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा, बैंकों में पैसा नहीं आएगा, तो एक ही साथ लोग चले जाते हैं बैंकों के पास पैसा निकालने, तो होती है बैंक रन की जो आती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वित्तीय शब्दावली में शार्प अनुपात मतलब शार्प रेशियो उसका तात्पर्य क्या होता है। तो उसका तात्पर्य कौन सा होता है वित्तीय वाले में, तो सिंपल चीज़ है कि बोलता है कि जो शार्प नाम है ना, तो ये जोखिम समायोजित प्रतिफल को उसके मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से विभाजित करके मापता है। तो ये मेजर क्या करता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसने शार्प बोला है तो वही हो जाएगा हमारे पास जो आंसर हो रहा है डी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 114, उसमें बोल रहा है कि भारत में राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट पिछले 5 वर्षों में कुल मिलाकर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अनुपात से घटा है। दूसरा बोल रहा है प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट केवल तभी सकारात्मक होता है जब सरकार की जो ब्याज भुगतान की राशि बजटीय व्यय से अधिक हो। तो हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट वाली जो चीज़ें आती हैं, ठीक। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है, क्योंकि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसके बारे में इसने सही बोला कि जो डेफिसिट है वो लगभग कोविड के टाइम जो रेवेन्यू डेफिसिट आया था ना 7.4 के अप्रॉक्स आया था, ज़्यादा हो गया था और ग्रेजुअली डिक्रीज हो गया और अब जाके नॉर्मलाइज हो गया 2.9% तक, तो डिक्लाइन किया है ना लास्ट 5 ईयर्स में। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, पर जो प्राइमरी डेफिसिट होती है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जो है फाइनेंस जो फिजिकल डेफिसिट होती है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं। तो जो प्राइमरी डेफिसिट है वो पॉजिटिव तभी होगी ना जब गवर्नमेंट के जो नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैं, मतलब नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर होंगे जो गुड्स और सर्विसेज हो रही हैं वो एक्सीड कर जाएँ उसके नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू से, समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से एक्सीड कर जाए तब जाके होगा, इसलिए सेकेंड वाला गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 115 देख लेते हैं, एफएआर के बारे में बात कर रहा है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट जो होती हैं, मतलब जो एफडीआईज होती हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बहुत तरह के रूट होते हैं, एक नॉर्मल रूट होती है, एक फुल्ली एक्सेसिबल रूट होती है, मतलब सब कुछ एक्सेसिबल है आपको कि बाहर से कोई भी कंपनी आएगी कुछ भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो देख लेते हैं, यह केवल सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश में संबंधित है, न कि कॉर्पोरेट बॉन्ड से। विदेशी निवेशकों को बिना किसी निवेश सीमा के इन बॉन्डों में निवेश कर सकते हैं, वही मैंने बोला कोई बाउंडेशन ज़्यादा नहीं होती और दोनों ही कथन सही होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में चर्चा आए बैंक नेट पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बैंक नेट का एक पोर्टल आया है उसके बारे में, यह वैश्विक स्तर पर प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों का ऑनलाइन नेटवर्क है। इसे किसी भी संभावित आर्थिक संकट के समय केंद्रीय बैंकों के मध्य सहयोग के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, सत्य पूछा है तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। जो बैंकनेट होता है, बैंकनेट जो पोर्टल आया है वो एक तरह का लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्राइस को रियलाइज़ कराने के लिए मार्केट में, ई ऑक्शन जो होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को
पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, ये सब चीज़ों के लिए करने के लिए आया है, ठीक है। इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। हाल ही में किस संस्थान ने बॉन्ड सेंट्रल की शुरुआत की है? कौन जो है जो बॉन्ड सेंट्रल की शुरुआत कर रहा है? तो वो सेबी ने ही किया है, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय जो रुपए होते हैं कि कमजोर होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो कब पैसा हमारा कमजोर हो रहा है, वीकनिंग ऑफ द इंडियन रुपी कब कम हो रहा है? तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट दिया है। व्यापार घाटा रुपए को कमजोर बनाता है। फिर बोल रहा है भारत में उच्च मुद्रास्फीति दर रुपए की क्रय शक्ति को कम करती है, मतलब हाई इन्फ्लेशन जो रेट है इंडिया रिड्यूस करती है परचेसिंग पावर को रुपीज़ में, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट जो होती है इंडिया में मेक द रुपीज़ वीक, तो लो इंटरेस्ट रेट भी वो है उस चीज़ को घटाती भी है। तो कथन सत्य कौन से हैं? सारे ही सत्य हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारे पैसों को कमज़ोर बनाती हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 119 वाले में। 119 में बोल रहा है केंद्र सरकार ने 8वें वेतन के आयोग के गठन की घोषणा की है, मतलब 8 पे कमीशन के। वेतन के आयोग में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। जो पे कमीशन आई है उसके बारे में इन्होंने घोषणा की है। तो पहला बोल रहा है इसकी स्थापना, जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा 8 पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री है ये सेटअप कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये कर रहा है। स्टेटमेंट 2 जो है इट इज़ यूजली सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एवरी 10 ईयर्स। हाँ, 10 साल के लिए हमेशा 8 पे कमीशन, मतलब हर कमीशन लॉन्च होता है ये डिपार्टमेंट। बट ये जो है जो सेटअप करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ ये पर्सनल DOPT पर्सनल ग्रीवांसेस कहाँ से करने लगेगा, बट ये करता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन। तो हर 10 साल के लिए करते हैं। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, दूसरा जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रामेश चंद्र कमेटी जो आई है विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर व्हाट? जो रमेश चंद्र कमेटी आई है वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ऑफ द बेस ईयर, अभी हाल में ही होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, और अभी हाल में ही बेस ईयर की चीज़ें चेंज की गई थी 11-12 वाला लेके अब चेंज किया गया 22-23 में, ठीक है। ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द GST काउंसिल। GST काउंसिल के बारे में मैंने बताया था कि 101 वाला अमेंडमेंट आया था, 279A में चेंजेस आए थे, और इसकी वजह से GST काउंसिल में ये सब चीज़ें 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है हमें कि काम हम मनवा सकें स्टेट्स में। और मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वही उनकी वो होती है मेन हेड। GST काउंसिल कंप्राइज करती है सेंटर और स्टेट दोनों में ही, तो 279 का A का 1 होता है। तो जो काउंसिल होती है मेक्स रिकमेंडेशंस ओनली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कहाँ से ये बात बोल रहा है भाई? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करेगी, दोनों को मिला के बन रही है तो वो सबके लिए है। इट्स रिकमेंडेशन ऑफ बाइंडिंग ऑन द बोथ सेंटर, नहीं भाई रिकमेंडेशन है, वो एडवाइस है ये, तो कैसे कोई बाइंडिंग करा सकता है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बस डिस्क्राइब द बारबेल स्ट्रेटजी। जो बारबेल की स्ट्रेटजी है कौन सी स्टेटमेंट कहलाई जाएगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल है, प्लानिंग फॉर द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटीज़ के लिए, मतलब कि कोई ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होगी कि कुछ ऐसा संकट आने वाला है, जैसे होता है ना इकोनॉमी में संकट आ रहा है, वो प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ स्ट्रेटजी निकाली जाती है कि कोई ऐसा, मान लो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो हमारे पास कुछ सेफ जोन रहे, कुछ रिजर्व में रहे, कुछ बफर में रहे, तो प्रोवाइड करता सेफ्टी नेट्स टू द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग मच ऑफ द करंट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। बारबेल स्ट्रेटजी कहलाती है। ये बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़, मतलब वो होते हैं कि न्यूज़ में रहते हैं सब चीज़ें छोटी छोटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 123। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन। इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन लीड्स टू द बेनिफिट of reduce imports and import substitution in the economy. Inflation has no effect on the self-employed in the short term. Inflation has the same effect on the income of individuals and institutions. ठीक है, तो ये जो पहला वाला है सही है। दूसरा कैसे सेम इफेक्ट कैसे हो सकता है इन्फ्लेशन का इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन पे? अलग अलग होगा ना, इसलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 124 में। कंसीडर कर रहा है कि ATMs के बारे में। ATM सेटअप कर रहे हैं ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द नॉन बैंकिंग एंटिटीज कॉल्ड एट वाइट लेबल ATMs। वाइट लेबल ATMs किसे कहते हैं? ये कह रहे हैं कि जो ATM सेटअप करते हैं ओन्ड और ऑपरेट बाय द नॉन बैंक्स के लिए, इसलिए वाइट ATM कहते हैं। इन ब्राउन लेबल ATMs अ गवर्नमेंट बैंक्स और बैंक ओन्स एंड ऑपरेट द ATM मशीन, मतलब गवर्नमेंट जो बैंक है वो पूरे जो ATM है उस चीज़ को ऑपरेट करती है। वाइट लेवल अलग है, तो वाइट लेवल बिल्कुल सही है। बट जो ब्राउन लेवल ATMs होते हैं ना, वो जो होते हैं हार्डवेयर, मतलब जहाँ पे हार्डवेयर और उसके लीज होते हैं, मशीन इज़ ओन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो हार्डवेयर हो गया और उसका जो मशीन लीज पे जाता है वो सर्विस प्रोवाइडर करता है। बट कैश मैनेजमेंट जो होती है ना,
जो पैसे की मैनेजमेंट होती है वो जो होती है वो करती है जो बैंकिंग नेटवर्क करती है, जो स्पॉन्सर बैंक है ना, बैंक जो स्पॉन्सर की होगी वो पैसे का देखभाल वाला करती है, पूरा नहीं। पर जो हार्डवेयर वाली सिस्टम है वो एक जो नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब जो प्राइवेट वाले हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 124 का जो हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा वाइट एटीएम्स में। अब आते हैं कंसीडर दीज आर द ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, दीज आर सब्जेक्ट टू डुअल रेगुलेशन। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहा है। दीज आर द अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई, आरबीआई के सुपरविजन में भी रहते हैं, डबल रेगुलेशंस होते हैं। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हो जिसमें डबल रेगुलेशंस होती हैं ये, और आरबीआई सुपरविजन के अंडर ही आता है, और इसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कहते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द कंटेक्स्ट ऑफ कैरी ट्रेड, कैरी ट्रेड के बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहले पढ़ते हैं, दिस टर्म इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग विदाउट एनी डिजायर ऑफ प्रॉफिट। कैरी ट्रेड, बिना प्रॉफिट के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। बोल रहा है कि इन दिस इन्वेस्टर बोरोज द मनी फ्रॉम अ कंट्री वेयर इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो एंड इन्वेस्ट इन द कंट्री वेयर द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल सही है, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिसमें आप प्रॉफिट ही नहीं देखो। तो हमारे पास जो 126 हो जाएगा उसमें बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाई इज इंडेक्सेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। इंडेक्सेशन मतलब होती है, बता देती हूँ सिंपल, जो इकोनॉमी में मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कुछ ऐसी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बढ़ते 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 वो चीज़ें समझ में आती है कि यार उसके हिसाब से हमारी जो सैलरीज भी बढ़नी चाहिए, हमारी चीज़ें भी बढ़नी चाहिए। तो एक प्रोसेस होती है एडजस्ट करने की, जो प्राइस राइज हो रहा है ना किसी एसेट का, तो उसके हिसाब से जैसे कोई चीज़ तेल है या कुछ कोई चीज़ इतनी महंगी हो रही है, महंगी होने के साथ साथ हमारा इकॉनमी में हमारा जो सैलरी है वो भी तो बढ़े, तो वही चीज़ें होती हैं, इंडेक्सेशन कहलाती हैं 127 में। तो यही होती है एडजस्टिंग द ओरिजिनल प्राइस रेट परचेस एसेट और इन्वेस्टमेंट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम। बिल्कुल, इन दिस प्रोसेस द इमेज ऑफ द चेक एंड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज द डाटा एंड ट्रांसमिटेड द इलेक्ट्रॉनिकली टू अनदर बैंक। ये हमें पता है, जो चेक पे बने होते हैं ना, जो मैग्नेटिक इंक बार होते हैं, वो यही करता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन कौन सी होती है, देखो एक तरह की इन्फ्लेशन होती है नॉर्मल इन्फ्लेशन, किसे कहते हैं, जो जनरल प्राइस राइज हो जाती है किसी चीज़ पे, नहीं ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर प्याज महंगा हो गया, नहीं, वो सब चीज़ों में महंगी चीज़ें हो रही हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती हैं वो, तो भाई सही है कि सीपीआई प्रोड्यूस करता है, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट देखते हैं, डज नॉट इंक्लूड द फ्लक्चुएशन इन द फूड एंड जो प्राइसेस होती हैं, फूड और फ्यूल को प्राइसेस को हटा के करता है, बिल्कुल ठीक है। पर हेडलाइन इन्फ्लेशन इट डज नॉट इंक्लूड, भाई कैसे ये इंक्लूड करता है फ्लक्चुएशंस का, ये गलत हो गया। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट आइटम्स दैट आर आउटसाइड द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। भाई दोनों गलत है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है, पहला वाले भी गलत है, फूड और प्राइसेस को होती हैं वो गलत दिया हुआ है। सेकंड वाले में यही बोल रहा है ना कि जो असेसमेंट होता है कोर इन्फ्लेशन का, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है वो डज अकाउंट लेता है, इसने बोला डज नॉट अकाउंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बोल रहा है कि इट इज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल यूनिट्स इन एनी टाइम, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यूनिट्स आर इशूड थ्रू द आईपीओज एंड आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, दे आर अ टाइप ऑफ क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड दैट कैन बी परचेज ओनली बाय द इनिशियल, नहीं सब कर सकते हैं, जो इनिशियल है फिर दोबारा वाले हैं वो भी कर सकते हैं। तो 1 and 2 विल द राइट आंसर, करेक्ट पूछ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एक्सचेंज रिजर्व में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं, ये उसमें जो क्या कहते हैं उसे एक रेशियो में भी दिया है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे इजी है यार कि जो पहले आएगा फॉरेन, ये फिर आता है गोल्ड, फिर आते हैं जो रिवर्स पोजीशन होता है, जो ट्रांच होता है आईएमएफ का, लास्ट में एसडीआर होता है, ठीक। एसडीआर भी इसी का है, आईएमएफ का ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द गैट, मतलब जो डबल इन्वेस्टमेंट वाले वॉज नॉट लीगली बाइंडिंग वाइल द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल। गैट का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर इनका बाइंडिंग है। अच्छा,
अंडर द गैट नो प्राइवेट कंपनी कुड फाइल इट्स डिस्प्यूट वाइल द WTO अलाउज द प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेशन टू फाइल द डिस्प्यूट डायरेक्टली। तो जो 132 है, दोनों स्टेटमेंट में ना पहला वाला सही है कि जो गैट है, जो जनरल एग्रीमेंट होता है ना टैरिफ्स और ट्रेड में, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होती है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, जबकि WTO में, तभी तो WTO इतना तमाशा करता है, हम लोग को चीज़ों को धमकाता है कि भाई तुम्हारे टैरिफ्स बढ़ा देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे वाला चीज़ है। तो ठीक है, और एक और बात है, सेकंड वाले में ना ही गैट ना ही WTO दोनों ही जो होती हैं प्राइवेट कंपनीज और कॉर्पोरेशंस को अलाउ नहीं करती हैं कि आके तुरंत डायरेक्ट कर दो, डिस्प्यूट्स को सबमिट कर दो, नहीं, तब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द रिजर्व RBI। कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बोल रहा है? ट्रू पूछ रहा है। एन इंक्रीज इन द रेपो रेट मार्केट मेक्स द चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो RBI। एक बात बताओ, रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंक्स के पास तो पैसे कम होंगे ना, तो कैसे चीप हो जाएगा, कैसे चीप हो जाएगा, बोरो करेगा RBI से? उसमें तो टैक्सेस बढ़ा, मतलब रेट बढ़ा दिया ना। एंड इंक्रीज इन द CRR इंक्रीज द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। नहीं सोचो, एक बैंक है, इसके पास मान लो 10 रुपये हैं और RBI ने बोला कि एक काम करो, तुम पहले 2 रुपये रिजर्व में रखते थे, अब तुम 5 रुपये रखो, तो ये 5 रुपये आप लोन दे पाएगा ना, लोन दे पाएगा तो 5 रुपये लोन दे पाएगा तो बहुत कम पैसा कमाएगा। पहले 8 रुपये लोन दे रहा था तो ज़्यादा पैसे कमा रहा था, तो कैसे तुम लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दोगे बैंक की? तो बिल्कुल गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द टैक्स इवेजन एंड द टैक्स अवॉइडेंस के बारे में बोल रहा है। टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस जो आती हैं, ठीक है, बोल रहा है टैक्स इवेजन प्रोसेस होती है रिडक्शन इन द टैक्सेशन बाय यूजिंग द लूप होल्स एंड लीगल टेक्निक अवेलेबल इन द टैक्स सिस्टम। सब जगह होती हैं, लूप होल्स होती हैं और लीगल सिस्टम भी अवेलेबल में है। द टैक्स अवॉइडेंस मीन्स यूजिंग द इलीगल मीन्स टू अवॉइड द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टैक्स। ये पता है क्या किया है, दोनों को स्वैप कर दिया, बस समझे। तो वो टैक्स अवॉइडेंस होती हैं वो कम्प्लीटली जो होती है लीगल होती है, इलीगल नहीं होती है, और ये इसको स्वैप किया तो नीदर 1 नीदर 2 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग सिस्टम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। जो यूनिवर्सल है तो सिंपल RH खान जो कमेटी आई थी यूनिवर्सल बैंकिंग कमेटी की, तो उसकी वजह से आई थी। By which 5-year plan where the highways were added in the infrastructure। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से हाईवे से प्लान से आया था? तो ये 5th जो प्लान आया था ना, 5th 5-year प्लान, उसमें आया था। Which of the following activities would come under the primary sector। कौन से एक्टिविटीज़ में आता है प्राइमरी सेक्टर? ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में पता है जो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ये सब डेयरी उरी टाइप के हैं, ये सब जो होते हैं प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं। बट जो काम मैन्युफैक्चरिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 से आ जाएंगे। नीडल का फैब्रिकेशन होता है, इसका मतलब आप मशीन ले आ रहे हो। वाइट कॉलर हैकिंग है, इसका मतलब आप वो काम कर रहे हो। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान 14 मेजर बैंक्स वॉज नेशनलाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-year प्लान होती हैं इकॉनमी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जो 4th 5-year प्लान था ना, B वाला, उसके टाइम हुआ था, जो 69 से लेके 74 हुए थे, उसमें 14 बैंक्स हुए थे 69 से लेके 74 में, 1969 से लेके 1974 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वर्ड्स बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड। जो बुल होता है ये सिर्फ मार्केट में है, और वो भी शेयर मार्केट की बात कर रहा है। द फिलिप कर्व्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फिलिप कर्व्स होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो है वो कर्व बताता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द डियर मनी। डियर मनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव होती है तो उससे डियर मनी कहते हैं। जनरली डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द हाई इंटरेस्ट। ठीक है, हाई इंटरेस्ट की वजह से ही आप जो होते बोरो नहीं कर पाते हो, तो वही डियर मनी कहलाती है। और व्हाट वॉज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने 5-year प्लान पे ना बहुत क्वेश्चन पूछे हैं कि किस में ग्रोथ ज़्यादा हुई थी, कौन हेरड मॉडल है, कौन महालनोबिस मॉडल है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जो हमारा हेरॉड डोमर मॉडल है वो हम फर्स्ट 5-year प्लान में किए थे। ये जो महालनोबिस वाला था वो सेकेंड वाले प्लान में आया था। NBFCs वर रेगुलेटेड अंडर विच एक्ट। NBFCs होते हैं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं, बैंक्स होती हैं, वो रेगुलेट कौन करता है? कॉर्पोरेशन। तो वो उनके कंपनीज एक्ट में होती हैं, वो रेगुलेट करती हैं, उनकी कंपनीज एक्ट 1956 वाली। फिर बाद में ये एक्ट हो गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन द SDI। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है SDI, और रिलीज कौन कर सकता है हम देखेंगे अभी। बट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो होती है, स्कूल के एजुकेशंस होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। तो हमारे पास जो 1 2 3 मतलब, क्योंकि रिलेटिव ईयर्स एंड एवरेज ईयर स्कूलिंग, हाँ GNI भी होता है, और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी है। तो 1 2 3 4, ठीक है, तो 144 का हो जाएगा हमारे पास D। और इस बार जो इंडिया की आई है ना रैंक जेंडर इनइक्वालिटीज़ में 122 आई है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 145।
ऑक्सफोर्ड वाला UNDPI करता है उसको रिलीज। 145 में देख लेते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, इंडियन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज जो सेबी वाली एक्सचेंज, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नाबार्ड वाला जो है ये, ठीक है, हाँ नाबार्ड, तो ना है बार्ड तो 1982। एक्जिम बैंक है, उसके बारे में वो इस्टेब्लिश हुई थी 1982 में ही, 1982 जो नाबार्ड वाली साथी है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज इशूड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन कौन से जो है इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो, एनर्जी ट्रांजिशन करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स करता है, रिस्क रिपोर्ट करता है, ग्लोबल ट्रेड टूरिज्म करता है, 1 2 3 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन, जो एस्टिमेटेड पॉवर्टी लाइन है कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो देखो, लकड़ा वाला कमेटी आई थी, तेंदुलकर कमेटी आई थी, सिंह रंगराजन कमेटी आई थी, अलग कमेटी आई थी, ये सारी कमेटीज आई थी। तो ऊपर की जो तीनें होती हैं ना, वो पॉवर्टी लाइन को कॉन्स्टिट्यूट कराती हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए थे, और एक और आई थी, सी रंगराजन कमेटी आई थी, लकड़ा वाला आई थी, अलग कमेटी आई थी 1977 के अप्रॉक्स में, ठीक। तो सारे के ऑल ऑफ द कमिटीज़ वर फॉर्म टू एस्टिमेट, मतलब सॉरी 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3 4 होगा, सारे कमिटीज़ आई थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है कि मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब देखो, सिंपल सी बात है, उसने बोली है कि सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, क्या क्या बात था। सेकंड 5 ईयर प्लान का था, एम्फेसाइज किया था किस पे, इंडस्ट्रीज पे, ज़्यादा से ज़्यादा IITs बनवाए गए थे। तो उस टाइम हो गया था ये हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम किया था, बिल्कुल सही। तो ए का हो जाएगा 1, तो ए का 1 हो जाएगा, तो बी और सी गेम में से गए। फोर्थ का जो प्लान था ना, वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का था, तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी फोर्थ में था, तो बी का 4 हो जाएगा, तो बी का 4 होते ही ये हो जाएगा। और 5 का जो प्लान था 5 ईयर का, वो पॉवर्टी को एलिवेशन करना था। 11th का प्लान था, वो करना था हमारे पास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो लास्ट में आएगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से मैच करना है, वगुल कमेटी, राजा चिलैया कमेटी, तारापुर कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। तो इसमें से हमें पता है ना, नरसिम्हन कमेटी जो था फाइनेंशियल सेक्टर से रिफॉर्म, बैंकिंग के रिफॉर्म्स को इन्होंने बताया था, तो ये ईजी हो जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है तारापुर कमेटी। तारापुर कमेटी जो हम कैपिटल अकाउंटेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो सी का अगर हम 2 मारते तो हमारे पास सीधे आंसर आता है। राजा चिलैया जो कमेटी आई थी ना, वो टैक्स रिफॉर्म्स पे आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट, चिल्ला के टैक्स नहीं मांग सकते आप, तो जो बी है वो 4 हो जाएगा। जब चिल्लाओगे तो आप टैक्स नहीं मांग सकते, इस तरह याद कर सकते हैं। अब वगुल कमेटी आ गई थी हमारे मनी मार्केट में इंडिया में। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे टेस्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बॉडी फॉर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च वर्क इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कौन सा अपेक्स बॉडी है, ठीक है। तो इस अलाइड में तो इस ICAR जो इंडियन काउंसिल रिसर्च होती है एग्रीकल्चर की, वो एक अपेक्स बॉडी है, जो इस बहुत सारे ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारा ये टेस्ट कंप्लीट होता है इकोनॉमी और बजट का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।